स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द सुपरपोजिशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पर हम समझेंगे इस वीडियो में सुपरपोजिशन किसको बोल रहे हैं और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसको कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री में बच्चों। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों, ये पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है उसी समय यहाँ पर भी हो सकता है। थोड़ी वियर्ड थिंग है, अगर क्लासिकल में अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं तो दूसरे कमरे में नहीं हो सकते, एक रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल है यहाँ पर भी पॉसिबल है और यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि इसकी पोजीशन या सुपर पोजिशंस में है, क्योंकि इनकी वेव नेचर्स होती है उसकी वजह से। तो एक से जगह पोजीशन पर, एक से ज़्यादा जगह पर ये एक साथ अवेलेबल हो सकता है। ऐसे ही इस पार्टिकल के एक से ज़्यादा मोमेंटम भी एक ही समय पर बच्चों हो सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल से हम आगे देखेंगे। तो सुपरपोजिशन का मतलब आगे समझेंगे क्या मीनिंग है। मतलब उसकी जो एक से ज़्यादा, अगर इसका वेव फंक्शन की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा वेव फंक्शन सुपर इम्पोज्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज्ड हैं। ठीक है, आगे मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे हम आगे लेक्चर में बढ़ेंगे। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब बच्चों यहाँ पर है कि उसकी एवरेज वैल्यू, अगर लोकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी उसी समय पॉसिबल है, यहाँ भी, तो उसकी एवरेज लोकेशन क्या है। क्योंकि ऑर्बिटल जैसे हम बनाते तो इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी इसके अंदर रहने की पार्टिकल की है। तो एक से ज़्यादा जगह पे रह रहा है तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज, एक से ज़्यादा अगर नंबर्स हैं उसकी तो फिर उसका एवरेज क्या होगा, उसके लिए फार्मूला है सुपरपोजिशन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैंने मोमेंटम के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बच्चों ये सोंडीजर वेव इक्वेशन होती है। सोंडीजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m फ्री टू मूव पैरेलल टू एक्स एक्सेस। कोई पार्टिकल है, उसका कैसे रहे, पार्टिकल है और फ्री मूव कर रहा है एक्स एक्सेस में विद जीरो पोटेंशियल, उसमें कोई जीरो पोटेंशियल है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन। तो मतलब बी जीरो पे कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसके लिए सोंडीजर वेव इक्वेशन क्या होगी, एच कट अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वी जीरो कर दिया है यहाँ पर इक्वल टू ई साई। बच्चों जो इससे पहले वीडियो में जाओगे सोंडीजर वेव इक्वेशन का, तो सोंडीजर वेव इक्वेशन को सोल्व करके हम साई को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर सोंडीजर वेव इक्वेशन जब इससे पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या आएगा, साई की वैल्यू आएगी ना। कोई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो उसको सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू 4 आती है। इसी तरह इसको सोल्व किया जाएगा तो बच्चों सोल्व करने द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन हैव द फॉर्म। तो इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों इस फॉर्म में रहेगा, ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर आई के एक्स, और जहाँ ई इक्वल टू है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन को थोड़ा समझते हैं, फर्दर वापस यहीं पर हम आएंगे। तो जो ये इक्वेशन पीछे से लिए मैंने, ये सेम इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर, ये इक्वेशन थी, इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है बच्चों, इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, ये इधर चला गया ई के नीचे, तो 2 है ऊपर जाएगा, एच का स्क्वायर नीचे आएगा। तो बच्चों इसको जगह एक कॉन्स्टेंट लिख दिया कप्पा, कप्पा स्क्वायर मतलब ये चीज़ मैंने कप्पा लिख दी है ना, बार बार नोटेशन लिखने के बजाय। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमने कप्पा स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर रख दिया है। तो ई इक्वल टू बच्चों इतना आ गया रीअरेंज करके, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में जाएगा 2m। तो इसको बच्चों सिंपल वे में ये इक्वेशन जो है माइनस के स्क्वायर साई होगी, इधर ले गया तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जहाँ की कप्पा है, ये इक्वेशन है। जस्ट यहाँ पर कप्पा हमने वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लिख दिया। तो बच्चों इसके जो सॉल्यूशन है, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन उनको सोल्व करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन सिंपल वे में मैं यहाँ पर बताऊँ तो बच्चों इसके जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके, ई की पावर आई के एक्स और ई की पावर माइनस आई के एक्स। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का सोल्व करते हैं तो बच्चों एक्स दो पॉसिबल है, +2 -2। तो हम कैसे कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, मतलब इसको वेरीफाई करेंगे हम, एक्स की वैल्यू लिख के देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 2 रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड के बराबर आ रही है तो उसकी सॉल्यूशन है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे तो हम साई की वैल्यू यहाँ पर रख के देखें और यहाँ इसको सोल्व करें, डबल डिफरेंस वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के स्क्वायर एक्स के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, तब तो मानेंगे ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ई की पावर माइनस आई के एक्स को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। एक बार टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस की आई के आएगा, फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका फिर एक और आई के निकल करके आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने देखा कि वेव फंक्शन फर्दर आ गया इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ई की पावर माइनस आई के एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, मतलब राइट हैंड साइड किसको बोला हूँ, जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के स्क्वायर साइड। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको जब डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको इधर ले गए तो मतलब उसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो आ रहा है। इसी तरह से बच्चों दूसरे को भी यहाँ सॉल्व किया है तो उससे भी प्रूव हो रहा है कि हाँ ये भी एक सॉल्यूशन है। तो बच्चों जब ये 2 सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि उनके कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होगा, कि ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसको प्रूव करने के लिए इस तरह साई की वैल्यू यहाँ पे लेके रखो आप,
तो वो भी माइनस के एस साई के बराबर के स्क्वायर साई के बराबर आएगी। तो कुल मिलाकर के हम कि ये एक इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंट तरीका होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है, उसमें हम नहीं जा रहे, जस्ट मैं आपको यहाँ पर कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि ये दो सॉल्यूशन है जो इसको मैंने इधर प्रूफ करके बताया, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ए और बी क्या है बच्चों, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 आर्बिट्री, अपनी इच्छा से कोई भी नंबर 2.1 रख दो, 3.1 रख दो, कोई भी आर्बिट्री नंबर, तो ए भी लिख दिया, ये भी इनका कॉम्बिनेशन भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये एक सॉल्यूशन है, उस मतलब कोई पार्टिकल है वो जो है बच्चों मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई पोटेंशियल नहीं है, तो उस एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई उसको सोल्व किया, तो उसका ये एक सॉल्यूशन है। तो ये जो वेव फंक्शन है इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दीज टू फंक्शन वी हैव सीन इंडिविजुअली कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मोमेंटम स्टेट। ये जो वेव फंक्शंस हैं ये डिफरेंट मोमेंटम स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग है। अभी आगे देखेंगे। वी से डैट द टोटल वेव फंक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन वन वेव फंक्शन। ये जो टोटल वेव फंक्शन है ये दो वेव फंक्शन की सुपरपोजिशन से मिलकर बना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये टोटल वेव फंक्शन बना है बच्चों। तो यहाँ पर मतलब कहने का सुपरपोजिशन से जो टोटल वेव फंक्शन को हम कह सकते हैं दो वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जब पार्टिकल विद लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल जो एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट तरफ जा रहा है, इसके जिनके लीनियर मोमेंटम प्लस के एच कट और माइनस के एच कट। तो लीनियर मोमेंटम कैसे निकाले, ये फंक्शन है, इससे लीनियर मोमेंटम की कहाँ से बात हम करने लगे हैं बच्चों, इसको एक बार देखते हैं अलग से, फिर से वापस आएंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आएगी। तो कोई वेव फंक्शन बच्चों, ये वेव फंक्शन है इसका लीनियर मोमेंटम प्लस के एच कट है, ये एक वेव फंक्शन है इसका लीनियर मोमेंटम माइनस के एच कट है। तो बच्चों इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हो। वेव फंक्शन में बोला है कि वेव फंक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन कैसे एक्ट्रैक्ट करें, तो उसका क्या मैथमेटिकल भी और डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं बच्चों ऑब्जर्वेबल के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे हम लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर एक रहेगा, वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो बच्चों आगे एक कांस्टेंट आएगा, वो जो कांस्टेंट आएगा वही उसकी वैल्यू होगी और सेम फंक्शन वापस आएगा, इसे आइगन फंक्शन हम कहते हैं। तो ये एक वे होता है किसी वेव फंक्शन से हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। तो बच्चों यहाँ पर ये जो इसका जो लीनियर मोमेंटम ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, इनसे लीनियर मोमेंटम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उसके लिए क्या करें, इस पर लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है बच्चों। ये जो वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन करके दिखाया, ये लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है, इस पर हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो कहने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन टाइम, तो क्या आएगा, आई के आगे आ जाएगा बच्चों। ई की पावर ए एक्स का क्या होता है, ए ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, तो आई से आई कट हो गया बच्चों, के एच कट ई की पावर आई के एक्स आ गया, मतलब ये वेव फंक्शन वापस रिपीट हो गया, मतलब ये आइगन फंक्शन है किसका, इस ऑपरेटर का, ये आइगन फंक्शन है लीनियर मोमेंटम के ऑपरेटर का, ये आइगन फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि ये फंक्शन वापस आ गया और इसके आगे एक कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट आया यही आइगन वैल्यू, कहने का मतलब यही मोमेंटम है, ठीक है। अब दूसरा वेव फंक्शन ई की पावर माइनस आई के एक्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस के एच कट आएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये जो टोटल वेव फंक्शन है, ये दो वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और दो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, एक का लीनियर मोमेंटम क्या प्लस के एच कट, जैसे कि हमने देखा कैसे निकाले, और दूसरे का क्या है माइनस आई एच कट। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये दो वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। थोड़ी वियर्ड सी बात है, एक पार्टिकल एक ही वो लेफ्ट की साइड भी जा रहा है और राइट की साइड भी जा रहा है। क्लासिकल में कोई पार्टिकल अगर लेफ्ट जा रहा है तो राइट नहीं जाएगा, एक ही साइड में चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो क्लासिक में ये क्वांटम पार्टिकल्स हैं इनमें एक ही साथ एक ही पार्टिकल लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, थोड़ा सा इसी को हम सुपरपोजिशन कह रहे हैं कि वो दो वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से है, पार्टिकल एक है। आगे देखते हैं बच्चों इसका इंटरप्रिटेशन। तो पार्टिकल विद लीनियर मोमेंटम के एच कट, पार्टिकल विद लीनियर मोमेंटम माइनस एच कट। तो इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह का है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कंपोजिट वेव फंक्शन, कंपोजिट मतलब इन दोनों से मिलजुल के बना हुआ, दिस composite wave function is that if the momentum of the particle is repeatedly measured in a long series of observations, अगर इसमें रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसमें ऑब्जर्व किया जाए लीनियर मोमेंटम को, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल फाउंड टू बी के एच कट। तो इसका मैग्नीट्यूड तो के एच कट ही आएगा, के एच कट ही आएगा इन ऑल मेजरमेंट, सारे मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट करके जाना चाह रहे हैं पार्टिकल का कि उसका जो है लीनियर मोमेंटम क्या है, तो वो क्या आएगा, एच कट ही आएगा। हाउएवर बिकॉज द टू कंपोनेंट वेव फंक्शन अकर इक्वली इन सुपरपोजिशन, दोनों वेव फंक्शन क्या है, इक्वली ये जो है सुपर
पोजीशंस में है, हाफ ऑफ द मेजरमेंट, आधे मेजरमेंट हमें क्या शो करेंगे, विल शो दैट द पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट, कि पार्टिकल राइट साइड मूव कर रहा है, एंड हाफ द मेजरमेंट विल शो दैट इट इज मूविंग टू द लेफ्ट, आधे एक्सपेरिमेंट क्या शो करेंगे और राइट मूव कर रहा है, और आधे एक्सपेरिमेंट क्या शो करेंगे और लेफ्ट मूव कर रहा है, जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का के एच कट है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल वी इन फैक्ट वी फाउंड टू बी ट्रेवलिंग। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते किधर को ट्रेवल कर रहा है। ऑल वी कैन से इज दैट इन ए लॉन्ग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए, उनके ऑब्जर्वेशन, इफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाई दिस वेव फंक्शन, अगर पार्टिकल इस वेव फंक्शन से डिस्क्राइब हो रहा है, देन देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ट्रैवलिंग टू द राइट एंड ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट। तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, वो लेफ्ट ट्रैवल कर रहा है या फिर राइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल हम एक ही बात कर रहे हैं, वो सुपर पोजिशन पर लेफ्ट भी ट्रैवल कर रहा है और राइट भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये मीनिंग है बच्चों सुपर पोजिशन का। तो मैंने यहाँ पर जो आपको बच्चों बताया, क्या बताया हमने, जो है बच्चों एक एग्जाम्पल लिया, किस चीज़ का लिया, किसी पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो और पोटेंशियल v0 में, तो साई कहाँ से आएगा, उसका वेव फंक्शन जो आता है बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करके आता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये लिखी, उसमें पोटेंशियल 0, तो बच्चों ये वन डायमेंशन के लिए हो गई। किसी पार्टिकल के जो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसको सोल्व किया तो उसका बच्चों वेव फंक्शन ये आया। इसका सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर ई और ये किस तरह से है ना, इसको बताया कि किस तरह से ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से है। तो इसलिए जो ये वेव फंक्शन है, ये बच्चों इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है उस, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो बच्चों एंगुलर मोमेंटम होंगे वो किस तरह से निकालें, लीनियर इन इस वेव फंक्शन और इस वेव फंक्शन में क्या करें, हम दोनों पे लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करें, तो उसके आगे जो आइगन वैल्यू जाती है वही क्या होता है, उसी की वैल्यू होती है जो ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे इसका जो बच्चों एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि एक ही पार्टिकल है जो राइट साइड भी जा रहा है और लेफ्ट साइड भी जा रहा है, और क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कह सकते वो किधर जा रहा है। अगर हम इसको जो है बच्चों एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी की हमें पता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो राइट वाला मिल सकता है, और अदर टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लेफ्ट साइड का भी हमें मिल सकता है कि और लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो जो इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा, ठीक है, वेव का लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि हमने केवल यहाँ पर 2 के कॉम्बिनेशन की बात की, 2 वेव के कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बनाया। द सेम इंटरप्रिटेशन, सिमिलर जो हमने 2 वेव की बात की, सिमिलर इंटरप्रिटेशन अप्लाई टू एनी वेव फंक्शन, किसी वेव फंक्शन को अप्लाई किया जा सकता है टू एनी वेव फंक्शन रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर के आइगन फंक्शन। जो बच्चों आइगन फंक्शन जो होते हैं किसी ऑपरेटर के होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आइगन वैल्यू फॉलो कर रहा है, लीनियर मोमेंटम हमने इसमें अप्लाई किया तो यहाँ पर एक आइगन वैल्यूज आई और फिर क्या आगे आइगन फंक्शन आया। इसका मतलब ये जो आइगन फंक्शन है ये इस लीनियर मोमेंटम का क्या है, मतलब ये जो फंक्शन है इस लीनियर मोमेंटम का आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन कब कहलाता है फंक्शन, अगर ये चीज़ क्या हो, वेव फंक्शन फर्दर रिपीट हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट आए। जरूरी नहीं ये जो वेव फंक्शन है ये कि एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तब भी ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, मतलब खुद जो है फर्दर रीजनरेट होगा और उसके आगे कोई कांस्टेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये फर्दर रीजनरेट ना हो सकता है अगर ये एनर्जी का ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे तो ये उसका वेव फंक्शन ना हो। तो किसी ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस होते हैं, किसी ऑपरेटर के आइगन फंक्शन का मतलब होता है उस पर ऑपरेट करें तो फर्दर वही फंक्शन जनरेट हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट आए। तो थोड़ा सा ये जो कह रहा हूँ कि आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, तो किसी ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस होते हैं, मतलब उन फंक्शन पर अगर वो ऑपरेटर अप्लाई करें तो आइगन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब खुद से वो वेव फंक्शन आता है और आगे कोई कांस्टेंट आता है। द सेम इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जा सकता है एनी वेव फंक्शन के लिए, है ना। दस सपोज द वेव फंक्शन इज शोन टू बी सुपरपोजिशन ऑफ मैनी डिफरेंट लीनियर मोमेंटम आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन हम ऐसे सपोज करें कोई वेव फंक्शन है जो कि आइगन फंक्शन किसके जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन फंक्शन की सुपरपोजिशन से बनाया हो। सपोज द वेव फंक्शन इज नोन टू बी सुपरपोजिशन ऑफ मैनी डिफरेंट लीनियर मोमेंटम आइगन फंक्शन एंड रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। वेयर द CK आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो यहाँ पर CK क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था बच्चों एंगुलर मोमेंटम के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये जो आइगन फंक्शंस थे किसके थे, लीनियर मोमेंटम के आइगन फंक्शंस थे, तो उनके इक्वल प्रोपोर्शन में 50% ये तो 50% ये, तो कोफिशिएंट हमने 1 यहाँ पर है। लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन में अगर सुपर पोजिशंस में वेव होंगी
तो उनके क्योंकि डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होंगी तो उनके आगे कोफिशिएंट लगा कर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इक्वल प्रोपोर्शन में थे तो यहाँ 1:1 की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन में है तो उनके आगे कोफिशिएंट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वेयर द सी के आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड साई के कोरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट मोमेंटम स्टेट्स। डिफरेंट मोमेंटम स्टेट्स की है, किसी का मोमेंटम कुछ है, दूसरी का मोमेंटम कुछ है, और डिफरेंट मोमेंटम के आइगन फंक्शंस हैं। आर सेट टू ये सेट टू बी कंप्लीट सेट इन द सेंस दैट एनी आर्बिट्री फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ये कंप्लीट सेट कहला रहा है क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से किसी भी हम आर्बिट्री वेव फंक्शन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन द मोमेंटम इज मेजर्ड, अगर इस वेव फंक्शन इस पार्टिकल का अगर मोमेंटम मेजर किया जाएगा इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, वन ऑफ द आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू साई के दैट कंट्रीब्यूट टू द सुपरपोजिशन विल बी फाउंड। कोई चाहे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम मिल सकता है या इसके कोरस्पॉन्डिंग किसी एक वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं जितनी वेव फंक्शंस यहाँ, किसी एक के कोरस्पॉन्डिंग वो हमारा जो है बच्चों मोमेंटम आ जाएगा अगर हम एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका एवरेज आएगा, मतलब साई1 का मोमेंटम भी आ सकता है, साई2 का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये क्या है आपस में सुपर पोजिशन में, इस वेव का मोमेंटम आ सकता है, दूसरी वेव का मोमेंटम आ सकता है, तीसरी वेव का मोमेंटम आ सकता है, वो सारी की सारी जो है एक साथ हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे एक बार में किसी एक वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो है मोमेंटम हमें मिलेगा। व्हेन द मोमेंटम इज मेजर्ड ए सिंगल ऑब्जेक्शन वन ऑफ द आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू साई के दैट कंट्रीब्यूट द सुपरपोजिशन विल बी फाउंड। कोई एक हमें उसमें मिल जाएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। कितनी प्रोबेबिलिटी है साई2 कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट हमें मिलेगा अगर एक्सपेरिमेंट करके हम मेजर कर रहे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग ए पार्टिकल आइगन वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर मॉड्यूल। सो उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के बराबर रहेगा। मॉड्यूल मतलब पॉजिटिव में निकाला है, स्क्वायर जो कोफिशिएंट रहेगा उसका क्या कहना है, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूल, उसका स्क्वायर के बराबर रहेगा ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके कितने चांस है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी की इसका मूवमेंट हमें मिलेगा अगर हमने मेजरमेंट किया पार्टिकल का, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के बराबर उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, या कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जो इसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मीनिंग ये है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन is proportional to the square module of the corresponding coefficient in the linear combination। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर बना, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक समय पे कोई एक ही आइगन वैल्यूज आएगी, एक समय पे कोई एक एंगुलर मोमेंटम साई2 का आएगा, तो बच्चों उसके चांसेस कितने हैं, उसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के बराबर। लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है उसमें, तो उनके एवरेज की बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू। जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक बार इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया, एक इस बार इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गया, थर्ड टाइम तीसरे वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आ गया बच्चों। तो लेकिन एवरेज वैल्यू क्या होगी उसकी, किस तरह से, कौन से फार्मूले से निकालते हैं, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, जो ऑपरेटर अप्लाई किया उस पर जो वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड देन इंटीग्रेट करना है उसको। तो एवरेज का मतलब यही, जैसे वैल्यू 2 और 4 है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 + 4/2। तो इस तरह से हम जो मैथमेटिकली निकालते हैं। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पोजीशंस पे हो सकता है, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वेव फंक्शन पे पोजीशन का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बच्चों और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसकी हमारी क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। थैंक यू बच्चों।